हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए आज देख लेते हैं बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 ज्यूरी एग्जामिनेशंस है। इसके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 जो रद्द हुआ, जिसके एग्जामिनेशंस जून माह में कही गई है इसका एग्ज़ाम लेने के लिए, उसमें जो क्वेश्चंस थे वो इसी लेवल के क्वेश्चन थे। बिल्कुल एक सटीक प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें कुछ थोड़ी सी दिमागी सोच की आवश्यकता पड़ी हुई थी। ऐसे ही क्वेश्चनों को हम संग्रहित किए हैं। तो सबसे पहले आप आज के इस 20 क्वेश्चनों को देखिए और बताइएगा आप हमसे ज़रूर कि ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जिसके आंसर आप पहले से ऑलरेडी जानते थे, नए कौन कौन से क्वेश्चन आपको मिले हैं, या कुल मिलाकर आपने कितना अपना स्कोर किया इस 20 प्रश्नों में। इस 20 प्रश्न में कम से कम 15 प्लस तो हर हाल में आपका हो जाना चाहिए, जहां तक अगर विज्ञान की बात है। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? आइसोटोप का मतलब होता है जैसे कि समस्थानिक। तो याद रखिएगा, तो याद रखने की कंडीशन ये है ना कि इसको समस्थानिक अगर पूछ देगा तो आप तो क्लियर कर जाइएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आइसोटोपस कह देगा। तो आइसोटोप कौन है? निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का पूछा जा रहा है। तो हाइड्रोजन के 3 जो होते हैं ना आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जिसको हम लोग पी, डी और क्या बोलते हैं, टी। जहां तक प्रोटियम है जो, वो आपके पास क्या होता है, 1H1 होता है। देखेंगे 1H1 होता है। दूसरा जो होता है उसका होता है 2H1, ठीक है। उसके बाद 3H1। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भारी जो जल होता है उस भारी जल में दूसरे नंबर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि D2O के द्वारा पानी बनाया जाता है, जिसको हम लोग भारी जल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में से सभी के सभी जो हैं वो हाइड्रोजन के आइसोटोपस हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? तो फसल संयंत्र का कवक रोग निम्नलिखित में से कौन है? किसको आप जो है फसल से संबंधित जो है कवक से होने वाली एक रोग के नाम से आप जानिएगा। तो देखेंगे आलू की पत्तियों का मुड़ना, क्या ये कवक के चलते होता है? कपास का विल्ट होना, चावल में तुषार हो जाना, या आलू में भूरी सड़ांध जो होना है वो लग जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना कि फसल संयंत्र में जो कवक रोग होता है वह निम्नलिखित में से कपास का विल्ट जो होता है वह एक प्रकार का कवक से होने वाला रोग है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको देख करके अच्छा महसूस हुआ होगा। लीजिए अगला क्वेश्चन है, परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु विखंडन जो प्रक्रिया है इसके दौरान ऊर्जा जो है मुक्त होती है, यानी कि ऊर्जा प्रयोग की जाती है, उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु विखंडन के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका प्रयोग हम यहाँ पर निम्नलिखित में से कहाँ करेंगे? ईंधन बनाने में करेंगे, बिजली बनाने में करेंगे, ताप पैदा करने में करेंगे, या इनमें से कोई नहीं जो है इसका सही आंसर क्या होगा? तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा। तो परमाणु विखंडन से के प्रतिक्रिया से जो उत्पन्न होती है ऊर्जा, उस ऊर्जा का प्रयोग जो है हम लोग बिजली बनाने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे का ऑप्शन नंबर बी, परमाणु विखंडन प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का प्रयोग हम लोग बिजली बनाने के लिए करेंगे। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है, इनमें से कौन गैसों का प्रसरण का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा जो ये है ना गैस है वो प्रसरण का एक उदाहरण है? आगे देख लीजिएगा। प्रश्न है कि इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन जो है गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? चौथे का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू और इत्र की महक। तो गैसों का प्रसरण का मतलब होता है ना कि इसका गर्म होकर के धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना या फैलना। इसको यानी कि एक गैस के दूसरे कणों में समाहित होने की प्रक्रिया हम लोग प्रसरण के नाम से जानते हैं। तो उपर्युक्त में से जितने भी उदाहरण दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब के सब जो है प्रसरण के उदाहरण हो जाएंगे। लीजिए विज्ञान का ये 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए आज के इस सेशन में। निम्न में से किसमें अधिक ताप है? बर्फ में, उबलते पानी में, भाप में, ऊपर सभी में? तो सही आंसर हो जाएगा कि उबलते हुए पानी में जो है अधिकतम तापमान होती है। 5वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही कारण है कि कई बार पूछा जाता है कि बताइए उबलते हुए पानी की तुलना में अगर भाप लग जाए आपके हाथ पर या शरीर के किसी अंग पर तो जलन सबसे ज्यादा किससे होगी? तो भाप से होगी, क्योंकि दोस्त भाप जो होती है ना उसमें गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। तो गुप्त ऊष्मा पाए जाने की वजह से ही जो है अधिक जो हमको ताप लगेगा वो भाप से लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 6ठा नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? निम्नलिखित में से जो कौन है उसको महामारी और स्थानिक दोनों ही प्रकार की बीमारी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो याद रखेंगे निम्नलिखित में से जो बीमारियां दी गई है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको एकदम मिले जुले क्वेश्चंस आपको नजर आ रहा था और एकाएक जब सामने पड़ रहा था ना तो आदमी का ऑप्शन सी गायब हो जाता था, आखिर होगा क्या? तो इनमें से कौन महामारी जो है जो स्थानिक भी है और उसके बाद महामारी का रूप भी ले लेती है? तो 6ठा नंबर जो ऑप्शन नंबर बी है ना, हैजा
जो बीमारी है जो व्यक्तिगत रूप से भी किसी व्यक्ति को होती है, लेकिन नहीं तो पहले के ज़माने में क्या होता, पहले के समय में ना हैजा किसी किसी गांव में जब फैलता था तो लगातार एक के बाद एक लोग प्रभावित होते चले जाते थे, काफ़ी सारी मौत भी इससे देखने को मिली है। तो हैजा जो है वो महामारी तो है ही, साथ ही साथ यह एक स्थानिक बीमारी के नाम से भी जाना जाएगा। लीजिए 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है। दिखाई देना, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्राफीन के बारे में सही नहीं है। कार्बन के जो ग्राफीन होता है, सबसे पहले ग्राफीन समझ लीजिए। निम्नलिखित से ग्राफीन या ग्राफीन जिसको बोलते हैं, निम्नलिखित में से ग्राफीन के बारे में कौन सही नहीं है। देखिएगा, ग्राफीन जो होता है दोस्तों दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ है। मैं ये मानता हूं कि आप जानते हैं कि हीरा जो है वह सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है जो कार्बन का एक अपरूप है, लेकिन ये भी ग्राफीन जो भी है ना वो भी एक अब वर्तमान में इसको तब्दीलियां की गई है, इसको बनाया गया है और एक पतली सी एक झिल्ली के रूप में भी ग्राफीन ले लिया जाए तो उसको मतलब भेदा नहीं जा सकता है, इतनी इसके बारे में स्ट्रांगनेस होती है। तो निम्न में से कौन ग्राफीन के बारे में सही नहीं है। कार्बन का एलोट्रॉप है, यानी कि 7वां नंबर कानून कार्बन का एलोट्रॉप है, ये बात सही है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये सही नहीं है। परमाणु जाली के रूप में होता है, ये तो मैंने बताया ही कि झिल्ली के रूप में जाली नुमा होगा। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर भी इसको बोलेंगे, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसका नहीं पाया जाता है। 7वें का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया है। आइए 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है रेजिन क्या है। रेजिन निम्नलिखित में से क्या है। रेजिन एक बहुलक है, एक वायरस है, या मैलवेयर है, या सर्च इंजन के नाम से जानी जाएगी। प्रश्न है कि रेजिन निम्नलिखित में से क्या है। तो रेजिन को जो है ना हम लोग मैलवेयर के नाम से जानेंगे। रेजिन क्या है, तो रेजिन एक प्रकार का मैलवेयर है। मेजिन क्या है, रेजिन एक प्रकार का मैलवेयर है। आइए 9वां नंबर क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। लीफाई के लिए गलत कथन कौन सा है। लीफाई के लिए गलत कथन निम्नलिखित में से किसको आप मानेंगे। तो लीफाई गलत कथन है। लीफाई के लिए गलत कथन निम्नलिखित में से कौन है। 90 का सही आंसर आप फटाफट आंसर कमेंट कर सकते हैं। लीफाई के लिए गलत कौन है। यह एक प्रकाश आधारित संरचना प्रणाली है, यह सही है। यह विडिर टॉनिकल संरचना पर आधारित है, यह भी सही है। रेडियो आवृत्ति संकेतों का उपयोग किया जाता है। तो सही इसमें से जो नहीं है वो यह है कि यह एक वायर कनेक्शन है। लीफाई के लिए गलत कौन सा है, तो यह एक प्रकार का कोई जो है यह एक वायर कनेक्शन नहीं है, बाकी सभी इसके लिए सत्य पाया जाएगा। अगला है सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है। देख लेंगे सबसे बड़ा अणु, याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि मानव तन का एक हिस्सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अणु निम्नलिखित में से कौन सा है। गुणसूत्र 1 नंबर, गुणसूत्र 2, गुणसूत्र 3 या गुणसूत्र 4, यानी कि गुणसूत्र ही होता है जो मानव तन का एक सबसे बड़ा अणु के रूप में जाना जाता है। तो ये 10वें का सही आंसर हो जाएगा। जो गुणसूत्र 1 होता है ना, क्रोमोसोम नंबर 1, वो सबसे बड़ा अणु होता है हमारे मानव शरीर में। उम्मीद करते हैं कि आप इस बिंदु को ध्यान में जरूर रखिएगा। एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे देख लीजिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न देख लीजिएगा, 11 नंबर प्रश्न है, इसी में 3 में ही ऑप्शन है इसका। निम्न में से कौन सी तरंगें आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा उपयोग की जाती है। तो निम्न में से कौन सी तरंग है जो आम टीवी रिमोट के लिए प्रयोग किया जाएगा। 11 का सही होगा इंफ्रारेड तरंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रारेड तरंग का प्रयोग जो है टीवी के रिमोट में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लीजिएगा प्रश्न नंबर आगे है। प्रश्न कहता है नीचे दिए गए ध्वनि प्रदूषण के मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्तियां हैं। देख लेंगे नीचे दिए गए जो ध्वनि प्रदूषण की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्तियां निम्नलिखित में से कौन सी है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन छोटा हो जाएगा बट कोई बात नहीं है, एक एक करके हम लोग चुनने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उतना छोटा भी नहीं हो जाएगा जिससे कि आपको समझ में ना आए। कहता है प्रश्न देख लीजिएगा, नीचे दिए गए ध्वनि प्रदूषण की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्तियां क्या है। रक्त वाहिनियों का सिकुड़ जाना, दिल की धड़कन की दर में वृद्धि होना, पाचन स्राव होना, या आंख की पुतली का विस्तार हो जाना। तो ये क्या आपके पास इससे संबंधित कौन सी बीमारी है। तो सही का सही है कि 1, 2, 3, 4 चारों के चारों जो कथन दिए गए थे वो सबके सब सही था। आगे बढ़ते चलते हैं, अब थोड़ा सा बड़ा करने की जरूरत पड़ जाएगी। प्रश्न आपके सामने है, 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कौन सी गैस सुरक्षित और ज्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है। निम्नलिखित में से वो कौन सी गैस है जो सुरक्षित और ज्यादातर सभी आग को बुझाने की मशीन के रूप में काम करेगी। 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग जो है वो आग बुझाने के रूप में की जाती है। लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित करा दिया गया, इसको फिर से छोटा करने की आवश्यकता पड़ चुकी है। थोड़ा सा और छोटा चलेगा क्योंकि आपको समझ में आए।
लेजर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत ऑप्शन है? लेजर के बारे में निम्नलिखित में से वो कौन सा कथन है जो गलत होगा? लेजर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो प्रकाश का उत्पादन करता है। देखा जाए तो यह एक विद्युतीय चुंबकीय विकिरण है। यह विद्युत चुंबकीय विकिरण ऑप्टिकल प्रवर्धन के माध्यम से जाता है। फिर आगे, हीरे में भी लेजर बीम के माध्यम से ड्रिल करके छेद किया जा सकता है। लेजर की एक किस्म ठोस पदार्थों से जैसी रूबी क्रिस्टल, तरल पदार्थ आदि गैसों से बनाई जाती है। लेजर तरंगों के सभी तरंगों की कई अवस्थाएं होती हैं। तो इसमें गलत जो ऑप्शन है वो ये 14 नंबर की, लेजर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो प्रकाश का उत्पादन करता है। देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 15वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही खूबसूरत से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक फोटोस्टेट मशीन का ड्रम बना होता है? निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक फोटोस्टेट मशीन का ड्रम बना होता है? 15वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलेनियम। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक फोटोस्टेट मशीन का ड्रम बना होता है? सेलेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 16वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है, प्रश्न है कि यदि हम कहें कि बच्चे का IQ 100 है तो इसका क्या अर्थ है? यदि हम कहें कि बच्चे का IQ जो है वो 100 है तो इसका क्या मतलब समझा जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देख लीजिएगा, बच्चे का प्रदर्शन औसत से नीचे है, बच्चे का प्रदर्शन औसत से ऊपर है, या बच्चे की मानसिक उम्र उसकी वास्तविक उम्र के बराबर है। बच्चे का प्रदर्शन बेहतर नहीं हो सकता। तो 16वें का सही आंसर हो जाएगा कि यदि हम कहते हैं बच्चे का IQ 100 है तो इसका मतलब होता है कि बच्चे की मानसिक उम्र उसकी वास्तविक उम्र के बराबर मानी जाएगी। 16 का ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा। 17वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा बैक्टीरिया दही के गठन के लिए जिम्मेदार है? उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है और आप इसका आंसर कर लीजिएगा। कौन सा बैक्टीरिया दही के गठन के लिए जिम्मेदार है? 17वें का सही आंसर है लैक्टोबैसिलस जो ऑरियस होता है। याद रखेंगे, लैक्टोबैसिलस जो ऑरियस होता है वह दही के गठन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 18वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मिट्टी में मौजूद निम्नलिखित जीवाणुओं में से कौन सी एक विशिष्ट गंध पैदा करता है जब धरती पर वर्षा होती है? याद रखेंगे, कहता है कि मिट्टी में मौजूद रहने वाली निम्नलिखित जीवाणुओं में से कौन सा एक विशिष्ट गंध पैदा करता है जब धरती पर वर्षा होने लगती है? तो किस जीवाणु की वजह से जो होता है गंध आती है? सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिट्स के वजह से। स्ट्रेप्टोमाइसिट्स की वजह से जो होता है वह गंध आने लगती है पृथ्वी पर, धरती पर वर्षा होने के क्रम में। 19वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है, देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर आपके पास से 18 आपके पास से उपलब्ध करा दिया गया है। प्रश्न है कि कौन सी गैस एक ऐसी इमारतों में जमा हो सकती है जिसमें खिड़की नहीं हो? कौन सी गैस एक ऐसी इमारत में जमा हो सकती है जिसमें खिड़की नहीं है? तो जिसमें खिड़की नहीं है उसमें कौन सी गैस इकट्ठा हो जाएगी? याद रखेगा, एक गैस है जिसको हम लोग रेडॉन के नाम से जानते हैं। यदि खिड़की जो होगी नहीं है तो उस इमारत में रेडॉन गैस से जमा हो सकती है। अगला क्वेश्चन है 20वां और अंतिम नंबर क्वेश्चन आज का है कि शहद गन्ने से बनी चीनी या कॉर्न सिरप की तुलना में मीठा होता है। शहद जो होता है गन्ने से बनी चीनी या कॉर्न सिरप की तुलना में ज्यादा मीठा होता है। निम्न में से कौन सा कार्बन शर्करा इसके लिए जिम्मेदार है? यानी कि किस कार्बन शर्करा की वजह से जो होता है शहद इतना ज्यादा मीठा होता है बाकियों की तुलना में? 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, लेव्यूलस की वजह से ऐसा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज ये 20 क्वेश्चन आप सभी ने आसानी से देखा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे हमारी वीडियो आने जारी रहेगी।